हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ करे तैयारी। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी 2023 के लिए चलाया जा रहा है। ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके तैयारी का सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से न केवल आप अपनी प्रिपरेशन लेवल का असेसमेंट करते हैं, बल्कि आप यह रिवीजन का भी सबसे अच्छा माध्यम है। और हम टेस्ट सीरीज को ऐसे डील करेंगे जिससे न केवल क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलेगा, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को मैं डील करूंगा, सारे ऑप्शन को डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर यह कौन सा है? ये टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 है, जो कि यूनिट 1 एमपी कल्चर एंड लिटरेचर पार्ट को कवर करेगा। यह टेस्ट 17/9/2023 को कंडक्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से 200 के नोट पर सांची के स्तूप को छापा गया है? ठीक है, 200 के नोट को सांची के स्तूप में क्यों छापा गया? क्योंकि सांची की खोज का 200 वर्ष पूर्ण हुए थे। इसी उपलक्ष्य में 200 के नोट में सांची के स्तूप को छापा गया है। अब हमको यह जानना जरूरी है, पहली चीज, सांची का स्तूप है कहाँ? तो यह कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, दूसरी चीज, 200 वर्ष पूर्ण हुए तो सांची की खोज कब हुई थी? तो सांची की खोज हुई थी 1818 में। अब प्रश्न उठता है, खोज किसने किया? तो 1818 में किसने किया? टेलर ने किया था सांची की खोज। और यह भी जानना आवश्यक है कि 1919 में सर जॉन मार्शल ने, कौन? सर जॉन मार्शल ने द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। कब? 1889 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लाल मेलित करें। सूची 1, रूपांकर। तो रूपांकर का किससे संबंध है? रूपांकर का संबंध है ललित कला का संग्रहालय है रूपांकर। रंगमंडल क्या? रंगमंडल का संबंध, इसका संबंध रंगमंच से है। वागार्थ क्या है? वागार्थ कविताओं का केंद्र है। यह क्या है? कविताओं का केंद्र है। और अनहत क्या है? शास्त्रीय और लोक संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3241। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। इस ऑप्शन में उज्जैन है नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। और कब स्थापना हुई थी इसकी? 1978 में कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, ज्यादातर जो ये अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सेंटर है? उन सबका भोपाल में सेंटर है। जैसे अभी हमने देखा संस्कृत अकादमी उज्जैन है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? इसमें सूची 1 को सूची 2 हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ होगा? हमने बताया भोपाल। एक कब इसकी स्थापना हुई थी? 1969 में। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी, हमने देखा संस्कृत कहाँ है? उज्जैन में है। उर्दू कहाँ है? उर्दू अकादमी कहाँ है? यह उर्दू अकादमी भोपाल में है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1976 में हुई थी। ठीक है, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश सिंधी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। और दो महत्वपूर्ण, ये सबसे पुरानी संस्था है, एक है मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। मध्य प्रदेश कला परिषद और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। कब हुई है? 1954 में हुई है। इस तरीके से हम देखेंगे कालिदास संस्कृत अकादमी, जो प्रश्न था वह कहाँ है? उज्जैन में है, 1978 में। ऑप्शन में उज्जैन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और पता है सारी अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। जैसे कला परिषद 1952 में स्थापित हुई, भोपाल। साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्थापित हुई, कहाँ स्थापना है? भोपाल में। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, कहाँ पे? भोपाल पे। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी कहाँ? 1976 में, भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी कहाँ? भोपाल में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालवा उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो मालवा उत्सव का सर्वप्रथम जो आयोजन हुआ था 1991 से हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1991। अब हम मालवा उत्सव से संबंधित और जानकारी भी देख लेते हैं। तो पहली चीज, मालवा उत्सव कितने दिन का है? तो 7 दिवसीय है। 7 दिवसीय समारोह है। कहां पे किया गया? तो ये इंदौर में आयोजित हुआ है। इंदौर के कहा? लाल बाग पैलेस में। इंदौर के बाग पैलेस में ये आयोजित हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना।
मालवा संस्कृत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसका आयोजन कौन करता है? आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग, मध्य प्रदेश का संस्कृत विभाग इसका आयोजन करता है। पहले क्या होता था, 7 दिवसीय है, जिसमें से 5 दिन ये कहां पे चलता था? इंदौर में चलता था, और 2 दिन माना जाता था कि ये कहां चलेगा? उज्जैन में चलेगा। मालवा उत्सव, एक उत्सव और हम यहीं पे देख लेते हैं, निमाड़ उत्सव। आप बताइए निमाड़ उत्सव कहां पे आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा महेश्वर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? कब? तो ये दिसंबर जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। और ये कितने दिवसीय होता है? तो ये 3 दिवसीय होता है, 3 दिवसीय होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन कहां पे होता है? भोपाल में होता है रामलीला समारोह। इसमें क्या होता है, रामलीला मंडलियां आती हैं पूरे देश भर से, और उस सहभागिता से भोपाल में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। तो कहां? भोपाल में। और किस माह में? अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से संग्रहालय में यूरोपीय चित्रों को आश्रय दिया गया है? तो यूरोपीय चित्रों का आश्रय कहां पे है? ये केंद्रीय संग्रहालय में है। केंद्रीय संग्रहालय जो कहां पे है? केंद्रीय संग्रहालय कहां पे है? ये इंदौर में है केंद्रीय संग्रहालय। कब स्थापना हुई थी? 1923 में हुई थी। और केंद्रीय संग्रहालय को और क्या कहते हैं? इसको नवरत्न मंदिर के नाम से भी जानते हैं, नवरत्न मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसको? केंद्रीय संग्रहालय को। यहाँ पे जैसे प्रश्न में पूछा गया है, यूरोपीय चित्रों का आश्रय है। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय संग्रहालय हैं? मध्य प्रदेश में 3 जो है सेंट्रल म्यूजियम है, 3 संग्रहालय हैं। एक तो हो गया केंद्रीय संग्रहालय, पहला केंद्रीय संग्रहालय हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये जो ऑप्शन ए है आपका, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भी केंद्रीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी मध्य प्रदेश में। इससे पहले 1977 में दिल्ली में था। फिर इसको मध्य प्रदेश, ये किस लिए है? संपूर्ण भारत की लोक कला, पूरे इंडिया। केंद्रीय है तो पता होना चाहिए, केंद्रीय का मतलब संपूर्ण भारत का होगा। संपूर्ण भारत की लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरा कौन सा है? सांची का स्तूप। ये जो है तीसरा हमारा है सांची आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, सांची पुरातत्व संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा हुई थी। पहले प्रश्न में भी मैंने इसको देखा था। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय 3, एक हो गया केंद्रीय संग्रहालय, इसका नाम ही है। दूसरा हो गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, तीसरा होगा सांची पुरातत्व संग्रहालय। और राज्य के संग्रहालय भी हैं। राज्य के संग्रहालय कैसे? जैसे राज्य के संग्रहालय को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब स्टेट का संग्रहालय देखेंगे तो एक तो हो गया मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, ये कहां पे है? इसी को राज्य मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, ये कहां पे है? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कौन किया था? सुल्तान जहां बेगम ने किया था, सुल्तान जहां बेगम ने इसकी स्थापना की थी। और कौन सा संग्रहालय है राज्य का? रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय है। ये कहां पे है? रामायण कला संग्रहालय निवाड़ी ओरछा में है, निवाड़ी ओरछा में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी रामायण कला संग्रहालय की। और रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय, ये कहां पे है? दुर्गावती संग्रहालय कहां? जबलपुर में है, ठीक है। और तुलसी संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय कहां पे है? ये रामवन सतना में है। तुलसी संग्रहालय रामवन सतना में। इस तरह से ये क्या है? ये राज्य के संग्रहालय हैं। अब प्रश्न में केंद्रीय संग्रहालय के बारे में था, जिसमें यूरोपीय चित्रों का आश्रय है, जिसको हमने अभी देख लिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम कहाँ स्थित है? तो कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा जिला में स्थित है, रीवा में स्थित है। और ये किस लिए बनाया गया? फेमस अभिनेता राज कपूर की जो शादी हुई थी मध्य प्रदेश के रीवा में हुई थी। किसके साथ हुई थी? कृष्णा मल्होत्रा के साथ हुई थी। इसीलिए कृष्णराज ऑडिटोरियम रीवा में बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम की स्थापना कहाँ है? रीवा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बरमान का मेला किस जिले में लगता है? तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में लगता है। और नरसिंहपुर के कहां पे लगता है? नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में लगता है। और एक कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और कितने दिन चलता है? ये 13 दिन चलता है। तो बरमान के मेले के बारे में पहले 3 जानकारी। कहां पे? नरसिंहपुर पे, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में। कब? मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। कितने दिवसीय है? 13 दिन चलता है बरमान का मेला। और हम मेले को देखते हैं, जैसे खरगोन, खरगोन में किसका मेला लगता है? बालू जी का मेला, बालू जी का मेला लगता है खरगोन में। और खंडवा में किसका लगता है? खंडवा में लगता है
सिंघा जी का मेला लगता है खंडवा में। यस, सिंघा जी का मेला 7 दिन और कालू जी का मेला कितने दिन? ये 30 दिवसीय होता है। ठीक है। और रीवा में कौन सा मेला लगता है? महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला लगता है। और सर्वाधिक मेला कहाँ पे लगता है? सबसे ज्यादा मेला उज्जैन में लगता है। सर्वाधिक मेला उज्जैन में लगता है। और सबसे कम मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद में लगता है। होशंगाबाद में सबसे कम लगता है और सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? ये उज्जैन में लगता है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को देख लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला रतौना पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो रतौना पर्व में किसकी पूजा की जाती है? इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है रतौना पर्व, जिसकी मधुमक्खी की पूजा की जाती है। अब सुअर की पूजा कहाँ पे की जाती है? सुअर की पूजा भी की जाती है किसमें? लरुकाज उत्सव में। लरुकाज उत्सव। लरुकाज उत्सव कौन मनाते हैं? गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं लरुकाज उत्सव। इसमें सुअर की बलि होती है और इसको नारायण देव के समान माना जाता है। ठीक है। और कृषि उपकरण की भी पूजा होती है किसमें? हरियाली अमावस्या के दिन होती है। सतपुड़ा और मालवा क्षेत्र में हरियाली पर्व या हरियाली अमावस्या के दिन कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। कहां? सतपुड़ा और मालवा क्षेत्र में। ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि रतौना पर्व में मधुमक्खी का पूजा की जाती है बैगा जनजाति द्वारा। और लरुकाज उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है और सुअर को नारायण देव के समान माना जाता है। किसके द्वारा? गौड़ जनजाति के द्वारा लरुकाज उत्सव में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 भोपाल में हुई, बिल्कुल सही, हमने अभी पहले ही देखा था। साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में भोपाल में हुई, बिल्कुल सही। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 भोपाल में हुई, बिल्कुल सही। कालिदास की स्थापना 1978 में भोपाल में हुई, नहीं, हमने अभी डिस्कस किया था। कालिदास अकादमी कहाँ पे है? भोपाल में ना होके कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? उज्जैन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और हमने बताया भी ज्यादातर कहाँ पे है? परिषद भोपाल में। आपने देखा भोपाल भोपाल भोपाल, और एक ही है कालिदास अकादमी ही है जो उज्जैन में है। ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेथिया गिरी बिहार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो चेथिया गिरी बिहार महोत्सव का आयोजन रायसेन जिले के सांची में किया जाता है। कहाँ? रायसेन जिले के सांची में किया जाता है। चेथिया गिरी बिहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षु द्वारा अनुयायी शामिल होते हैं। यहाँ पे कौन? बौद्ध भिक्षु जो है वही अनुयायी शामिल होते हैं। प्रश्नों को देखते हैं हम। तो जबलपुर में कौन सा होता है? सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे जबलपुर में आयोजित किया जाता है। भोपाल में तो बहुत सारे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं भोपाल में, तो भोपाल की एक लिस्ट ही देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो वहां पे लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ? भोपाल में होता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह अभी हमने देखा ही है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में होता है। दुर्लभ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में होता है। और भोपाल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? भोपाल में होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव, राष्ट्रीय रामलीला समारोह, दुर्लभ वाद विवाद प्रतियोगिता, भोपाल महोत्सव, इन सब का आयोजन कहाँ होता है? भोपाल में होता है। धार में क्या होता है? मांडू महोत्सव होता है। मांडू महोत्सव कहाँ होता है? मांडू महोत्सव धार जिले में होता है। ठीक है। तो चेथियागिरी, प्रश्न क्या था? चेथियागिरी बिहार महोत्सव का आयोजन सांची के रायसीन में, जिसमें बौद्ध भिक्षु अनुयायी के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय छतरपुर जिले के कहाँ पे? खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सिंगा जी का मेला खरगोन जिले में लगता है। अभी हमने देखा सिंगा जी का मेला खरगोन में नहीं, सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है। खंडवा में लगता है। कब लगता है ये भी हमको ध्यान रखना है? शरद पूर्णिमा के उत्सव में लगता है। यह कितने दिवसीय होता है? 7 दिवसीय होता है। पशुपालक लोग पशुपालक जो है बहुत इस पे भाग लेते हैं। सिंगा जी का मेला कहाँ पे? अब भूलना नहीं है, सिंगा जी आए तो खंडवा। कब? शरद पूर्णिमा। कितने दिन? 7 दिवसीय है। और कालू जी का मेला खंडवा नहीं, कहाँ? खरगोन। कालू जी का मेला कहाँ? खरगोन लगता है। ठीक है। और ये कितने दिन चलता है? 1 महीने चलता है। और कब चलता है? यह दिसंबर जनवरी के महीने में चलता है। जल बिहारी का मेला पन्ना में लगता है? नहीं, जल बिहारी का मेला
पन्ना में नहीं, छतरपुर में लगता है। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला। तो इसमें क्या है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये डी ऑप्शन सत्य कथन हो जाएगा। राम पयाली का मेला बालाघाट में लगता है। ठीक है, तो हमने देखा सिंगा जी का मेला खंडवा, कालू जी का मेला खरगोन, जल बिहारी का मेला छतरपुर और राम पायली का मेला बालाघाट में लगता है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांचन वन स्थित बौद्ध महास्तूप किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कहाँ है? उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले में है। इसका निर्माण जो है अशोक की पत्नी देवी ने करवाया था। कांचन वन स्थित बौद्ध स्तूप की कहाँ पे है? उज्जैन में है। अगला प्रश्न, नागौद रियासत के अंतर्गत उचेहरा के समीप भरहुत स्तूप की मेजर कनिंघम ने कब की थी? भरहुत स्तूप की खोज किसने किया? मेजर कनिंघम ने किया। और कब किया था? तो इसकी खोज 1873 ईस्वी में किया था, कनिंघम के द्वारा की गई थी। और ये किससे है? जो भरहुत स्तूप है किससे? शुंग वंश से संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है। और इसके बारे में हम और कुछ स्तूपों को देख लेते हैं। जैसे भी सांची का देखा ही है, सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में हुआ है। और 1889 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और आप बताइए, वैस वैस टेकरी वैस टेकरी का स्तूप कहाँ है? यह उज्जैन में है। वेस्ट टेकरी का स्तूप कहाँ है? उज्जैन में है। देउर कोठार देउर कोठार देउर कोठार स्तूप कहाँ पे है? यह रीवा जिले में है। देउर कोठार स्तूप कहाँ है? रीवा जिले में है। और देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण, तुमैन तुमैन का स्तूप कहाँ है? यह अशोकनगर में है, अशोकनगर में है। ठीक है, तो हम महत्वपूर्ण स्तूपों को यहाँ पे देख लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के किस स्थान से मौर्यकालीन हस्तशीर्ष प्राप्त हुआ है? तो ये उज्जैन जिले के सोडंग ग्राम से प्राप्त हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर से है। ये जो हस्तशीर्ष है ये किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर में से बना हुआ, और वर्तमान में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संग्रहालय में संग्रहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में अत्यधिक अलंकृत गुप्तोत्तर काल में निर्मित महुआ का शिव मंदिर स्थित है? तो महुआ का शिव मंदिर कहाँ पे? शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी जिले में स्थित है, अत्यधिक अलंकृत है शिव मंदिर। ठीक है, और हम इसी के साथ कुछ और शिव मंदिर को देखते हैं जो ऐतिहासिक शिव मंदिर है। उसमें से हम देखते हैं एक नचना कुठार। नचना कुठार का शिव मंदिर कहाँ पे है? इसको नचना कुठार के शिव मंदिर को और क्या बोलते हैं? चौमुख शिवालय भी बोलते हैं, चौमुख शिवालय। यह कहाँ स्थित है नचना कुठार का मंदिर? यह पन्ना जिले के गुन्नौरगढ़ में, गुन्नौरगढ़ में स्थित है। और देख लेते हैं भूमरा का शिव मंदिर, यह कहाँ स्थित है? इसको बताइए, आप लोग रिमाइंड करिए कहाँ पे स्थित है। यह सतना जिले में स्थित है, सतना जिले में स्थित है। और इस किले में शेषशाही तालाब है और भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। और बांधवगढ़ का किला रामायणकालीन है। इसका एज कब है? रामायणकालीन। और एक और मंदिर देखता हूँ, एरन या विष्णु मंदिर कहें, या एरन का विष्णु मंदिर, यह कहाँ पे स्थित है? एरन का विष्णु मंदिर यह सागर जिले में स्थित है, सागर जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ तक हम देखते हैं कि किस जिले में अत्यधिक अलंकृत गुप्तोत्तर काल में निर्मित महुआ का शिव मंदिर है? तो शिवपुरी जिले में। नचना कुठार का मंदिर ये कहाँ पे है? नचना कुठार ये चौमुख शिवालय कहाँ पे? पन्ना गुन्नौरगढ़ में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में है। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है? सागर जिले में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरी महल का सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो गुजरी महल का सूत्रधार गुरदास को कहा जाता है। गुजरी महल मान सिंह तोमर की प्रेयसी एवं पत्नी गुजरी हेतु मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। और यह कहाँ पे है? यह ग्वालियर में है। संस्कृत भाषा में शिलालेख मिले हैं कहाँ से? बांधवगढ़ दुर्ग से। तो बांधवगढ़ दुर्ग में शेषशाही तालाब। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के क्षेत्र में किस लीला आधारित प्रमुख लोक नाट्य कौन है? तो कृष्ण लीला आधारित प्रमुख लोक नाट्य है मनसुखा। यह क्या है? यह रास का बघेली रूपांतरण है मनसुखा। शेषशाही तालाब का संबंध बांधवगढ़ दुर्ग से है। अब बांधवगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बांधवगढ़ दुर्ग की स्थापना बघेल राजा व्याघ्रदेव ने की थी। कब की थी? 14वीं शताब्दी में की थी। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्ण लीला आधारित लोकनाट्य क्या है? मनसुखा है। और कुछ लोकनाट्य देखते हैं। लोकनाट्य कहाँ पे? बघेलखंड क्षेत्र के लोकनाट्य को देखते हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण है छाहुर। और कहाँ का है? बघेलखंड का लोकनाट्य है। रेलो
कहाँ है? बघेलखंड का लोक नाट्य है। नौटंकी कहाँ है? बघेलखंड का लोक नाट्य है। और जिदवा क्या है? बघेलखंड के लोक नाट्य। इसको मत भूलिएगा आप लोग, बघेलखंड के लोक नाट्य मनसुखा, छाहुर, रेलोन, नौटंकी और जिदवा, ये क्या है? बघेलखंड के लोक नाट्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कुमारी कन्याओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु के समापन व वर्षा ऋतु के आगमन पर वर्षा को बुलाने के उद्देश्य से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वर्षा के बुलाने के लिए डोगरा नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में ग्रीष्म ऋतु के समापन और वर्षा के आगमन पे किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्षा को बुलाने का उद्देश्य से, वर्षा के बुलाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब हम लोक नृत्य की बात की जा रही है, कहाँ पे? लोक नृत्य बघेलखंड के। तो बघेलखंड के लोक नृत्य को हम देख लेते हैं। तो इसमें बघेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिरहा, बिरहा है, कलसा है। कलसा कहाँ का है? बघेलखंड का लोक नृत्य है। और है कैमाली है, कैमाली है। और कौन सा है? दादर है, दादर है। और कौन सा है? कहरवा है। और कौन सा है? सुआ है। इस तरीके से ये बिरहा, कलसा, कैमाली, दादर, कहरवा, सुआ, ये बघेलखंड के लोक नृत्य हैं। एक साथ हम देख लेने से हमको कंफ्यूजन नहीं होती। जब भी आप पढ़े तो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए आपका। लोक नृत्य की बात हो रही है, बघेलखंड की लोक नृत्य की बात हो रही। हालांकि प्रश्न में केवल डोगरा नृत्य के बारे में बात हो रही, बट हमें एक बार रिवाइंड करना होगा सारे बघेलखंड के सारे लोक नृत्य एक साथ, जैसे बिरहा, कलसा, कैमाली, दादर, कहरवा, सुआ। अब ये भी चलो डिटेल में देख लेते हैं कि कब इन किया जाता है। बिरहा कब होता है? दिवाली के समय पे बिरहा होता है, दिवाली के समय बिरहा किया जाता है बघेलखंड के क्षेत्र में। कलसा क्या होता है? बारात के आगमन के समय कलसा नृत्य किया जाता है, बारात के आगमन के समय किया जाता है। कैमाली क्या होता है? इसको साजन सजनी भी बोलते हैं, साजन सजनी भी बोलते हैं। ये कब होता है? ये बारात के समय ही होता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है। एक तरफ से क्वेश्चन, दूसरी तरफ से आंसर आता है। दादर क्या होता है? ये पुरुष प्रधान है, मेनतः पुरुष होते हैं इसमें। और पुरुष ये भी कहा जाता है, एक कोई भी जब भी हैप्पीनेस का माहौल है, कोई भी खुशी का अवसर हो, उसमें दादर होता है। इसमें ये कहा जाता है कि पुरुष बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। कहरवा, कहरवा ये दोनों होते हैं इसमें, ये भी शादी के समय होता है। मेल और फीमेल दोनों लोग, पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। शुआ खरीफ फसल के उत्सव में, खरीफ फसल के उत्सव में ये होता है, शुआ होता है। तो बघेलखंड के लोक नृत्य को यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा मेला दतिया में नहीं लगता? तो दतिया में कौन सा मेला नहीं लगता है? तो दतिया में कुंडलेश्वर मेला नहीं लगता है। कुंडलेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये टीकमगढ़ में लगता है। कुंडलेश्वर मेला टीकमगढ़ में लगता है। और लगता है शिवरात्रि के समय लगता है, शिवरात्रि के समय, शिवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी के समय एक कुंडेश्वर का मेला लगता है, टीकमगढ़ में लगता है। दतिया में लगता है शनकुला, नेकोरा, सोनगिरी, सोनागिरी। दतिया में सोनागिरी, शनकुला, नेकोरा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है रतनगढ़ का मेला, रतनगढ़ का मेला और रामलीला का मेला। ये कहाँ पे लगता है? दतिया में लगता है, रतनगढ़ और रामलीला। साथ में सोनागिरी, नेकोरा, शनकुला, ये सब दतिया में लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विद्यालय सबसे अधिक पुराना है? तो सबसे अधिक पुराना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी स्थापना 1957 जबलपुर में हुई थी। ठीक है, बाकी सारे विश्वविद्यालय 1964 में बने, जैसे देवी अहिल्याबाई 1964, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कृषि विद्यालय, ये भी 1964, जीवाजी राव विद्यालय, ये भी 1964 में हुआ है। तो सबसे पुराना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भी देखना होगा। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, जैसे पता ही है। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जीवाजी राव बताइए, ग्वालियर में है। जीवाजी राव ग्वालियर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये जबलपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उठवा और पैठुल क्या है? उठवा और पैठुल ये क्या है? विवाह के प्रकार है। अब ये विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और उठवा में क्या होता है? उठवा में विवाह का खर्च लड़के वाले उठाते हैं। और पैठुल का सिस्टम क्या है? पैठुल में लड़की जो है रात में लड़के के घर जाती है और लड़के के ऊपर हल्दी और चावल डालती है, फिर मंडप में अगले दिन विवाह करता है। और पैठुल में भी लड़के का पिता ही लड़की के पिता को खर्च देता है। ठीक है, तो उठवा और पैठुल एक ऐसे बैगा जनजाति से संबंधित विवाह का प्रकार है। ठीक है, और बैगा जनजाति ये भी हमको जान लीजिए। बैगा जनजाति कहाँ पे मिलती है? ये हमको मिलती है बालाघाट हो गया, और कहाँ पे? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में बैगा जनजाति मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण है बैगा जनजाति से संबंधित, तो बैगा जनजाति का नृत्य कौन सा है? ये भी आपको ध्यान रखना है। बैगा जनजाति का नृत्य कौन सा है? परधौनी और कर्मा, ये बैगा जनजाति का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, पठारिया पुथारिया क्या होते हैं? ये क्या पठारिया या पुथारिया क्या होते हैं? किस समाज की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरकू समाज। तो कुरकू जो समाज है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है राजकोरकू, राजकोरकू, दूसरा है पठारिया, पठारिया या पुथारिया, और तीसरा है मोवासी, मोवासी। राजकोरकू क्या होते हैं? जो धनाढ्य वर्ग है, रिच पीपल है, ये राजकोरकू हैं। और ये पथारिया कौन होते हैं? मजदूर वर्ग होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर मजदूर होते हैं। और मोवासी कौन होते हैं? क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं। और हम कुरकू की बात कर रहे हैं, तो कुरकू कहाँ पे होता है? ये सतपुड़ा रेंज में ही है, सतपुड़ा बैतूल खंडवा के क्षेत्र में ही है। कुरकू सतपुड़ा रेंज में ही होते हैं ये। और कुरकू के बारे में और जानते हैं। कुरकू का डांस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चटकोरा। अभी इसके पहले हमने देखा था बैगा, बैगा का डांस क्या था? परधौनी और कर्मा। कुरकू का चटकोरा। अब कुरकू के देवता भी जानना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुरकू किसकी पूजा करते हैं? तो मेघनाथ की पूजा करते हैं। मेघनाथ और चंद्रमा की पूजा, मेघनाथ और चंद्रमा की पूजा करते हैं कौन? कुरकू करते हैं। अगला प्रश्न, कोयला भूतिस कौन होते हैं? कोयला भूतिस क्या होते हैं? नर्तक और मनोरंजन करने वाले होते हैं। किस जनजाति से संबंधित है? बात हो रही है गोंड जनजाति से संबंधित है कोयला भूतिस। और कुछ हैं जैसे लोहार, लोहार किसको क्या कहते हैं? अगरिया, अगरिया लोहार को कहते हैं। पुजारी कौन होते हैं? प्रधान, प्रधान पुजारी होते हैं। अब बढ़ई कौन होते हैं? हास। तो हम बात कर रहे हैं गोंड जनजाति में कोयला भूतिस कौन होते हैं? नर्तक या मनोरंजन करने वाले होते हैं। सोलहास कौन होते हैं? बढ़ई होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। लोहार कौन होते हैं? अगरिया होते हैं। ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाइसन हार्न नृत्य किस जनजाति का है? तो ये माड़िया जनजाति का है, बाइसन हार्न। माड़िया जनजाति सींग पहनकर बाइसन जैसी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ये एक कैसा है? बाइसन हार्न, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और जब मड़िया पढ़ रहे हैं तो मड़िया के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मड़िया का एक और नृत्य कौन सा है? गौर, गौर नृत्य कौन करता है? माड़िया करते हैं, जिसे बैरियर एल्विन ने बेस्ट फॉर्म ऑफ डांस कहा है। किसको? अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के आध्यात्मिक गुरु माधवराव सप्रे हैं। माधवराव सप्रे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? दमोह में हुआ था। माधवराव सप्रे जी का जन्म दमोह के पथरिया ग्राम में हुआ था। और इन्हीं के नाम से सप्रे संग्रहालय, सप्रे संग्रहालय कहाँ पे है? सप्रे संग्रहालय भोपाल में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 गजा में किस देवता की मूर्ति है? 52 गजा में ऋषभ देव की मूर्ति है। और 52 गजा कहाँ पे है? तो 52 गजा बड़वानी जिले में है। 52 गजा बड़वानी जिले में है। और ये बड़वानी जिले से 10 किलोमीटर दूर है। ये कब का है? 15वीं शताब्दी का है। और ये 84 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ऋषभ देव की प्रतिमा स्थापित है। और इसमें से कौन से है? ये प्रथम तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी 24वें है। और 19वें कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। और कुछ और को जान लेते हैं, आप बताइए 23rd कौन है? 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इस प्रकार 52 गजा कहाँ स्थित है? तो 52 गजा बड़वानी जिले में स्थित है। किनकी मूर्ति है? ऋषभ देव की मूर्ति है। 84 फीट ऊंची मूर्ति है। 15वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। और ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार से संबंधित डॉक्टर मुनीश्वर डाबर का संबंध किस जिले से है? तो डॉक्टर मुनीश्वर डाबर जबलपुर जिले में है। इनको पद्मश्री कम शुल्क पर सस्ती सेवाओं देने के लिए है। ये कम शुल्क पर सस्ती चिकित्सक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। कहां से संबंधित है? जबलपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न, शेष शाही तालाब का संबंध किस दुर्ग से है? रामायण कालीन ये किला है, ठीक है। और इसमें संस्कृत भाषा में शिलालेख मिले हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, स्थित है। अगला प्रश्न, दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में गेरू रंग से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। यह चित्रकला क्या कहलाती है? तो ये सुरैती चित्रकला कहलाती है। हम बुंदेलखंड की चित्रकला को देख रहे हैं, जिसमें हम गेरू रंग से जालीनुमा आकृति बनाते हैं, उसे सुरैती कहते हैं। कब बनाया जाता है? ये दीपावली के अवसर पे मनाया जाता है, ठीक है। और बुंदेलखंड के हम चित्रकला की जब बात करें तो बुंदेलखंड की और चित्रकला देखते हैं। और कौन है? नौरता। नौरता भी बुंदेलखंड की है, जिसमें कब मनाया जाता है? यह नवरात्रि के समय। नौरता नवरात्रि के समय हल्दी
और गेरू रंग से दीवार में कुमारी कन्याओं द्वारा, ये भी प्रश्न पूछता है, कुमारी कन्याओं द्वारा दीवार में हल्दी और गेरू से भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। किसमें? ये कौन सी चित्रकला है? नरोता चित्रकला है। और कौन सी? मूर्ति। मूर्ति चित्रकला भी बुंदेलखंड से संबंधित है। इसमें क्या है? विवाह के समय दीवार में चित्र बनाया जाता है, विवाह के समय दीवार में मूर्ति में चित्र बनाया जाता है। और मोर मुरैला, अगला कौन सी चित्रकला है बुंदेलखंड से संबंधित? मोर मुरैला। तो मोर मुरैला में क्या? मोर के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बुंदेलखंड की चित्रकला के देखा। दीपावली के अवसर पर जो गेरू रंग से बनाया जाता है उसको सुरैती कहते हैं। नौरता क्या है? नौरता नवरात्रि के समय हल्दी और गेरू से कुंवारी कन्याएं भित्ति चित्र बनाती हैं। और मूर्ति क्या है? विवाह के समय बनाया जाता है। मोर मुरैला, मोर की आकृति बनाई जाती है इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित या इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति कौन है? भिलाला। भिलाला एक क्या है? भील की उप जनजाति है। और कौन सी है? भिलाला के अलावा कौन सी है? ये भी हमको जानना होता है। भील, भील की कौन सी है? एक तो पटलिया या पटेलिया, बरेला और उजला तड़वी। ये सब क्या है? भिलाला, पटेलिया, अरेला। भील की उपजनजाति कौन कौन सी है? भिलाला, पटेलिया, बरेला, उजाला, तड़वी। ये सब क्या है? भील की उपजनजातियां हैं। और ये जनजाति कहाँ है? जो भील जनजाति है कहाँ पे है? मोस्टली कंसंट्रेटेड है ये धार, झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्र में ये स्थापित है। ठीक है, और इनका भील जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन है? कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो ये भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? गुलालिया, दूसरे को गोल गधेड़ो और तीसरे को उजाड़िया। तो प्रश्न था अलीराजपुर में एक प्रमुख जनजाति भील है, तो हमने देखा भील जनजाति कहाँ पे है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर के क्षेत्र में है। इनकी उपजनजातियां हैं भिलाला, पटेलिया, बरेला, उजला, तड़वी। भील जनजाति प्रमुख उत्सव कौन है? भगोरिया उत्सव है। ये कितने पार्ट होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं, एक गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है? तो अपहरण विवाह कहां पे प्रचलित है? भील जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है। इसको सहपलायन प्रथा भी कहते हैं। सहपलायन प्रथा, सहपलायन प्रथा भी कहा जाता है इसको। अब अपहरण विवाह में होता क्या है? लड़का व लड़की भागकर 23 दिन बाद वापस आते हैं, तब गांव वाले लोग इसको विवाह की मान्यता देते हैं। यह हुआ अपहरण विवाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौड़ जनजाति की पुजारी किसे कहा जाता है? तो गौड़ जनजाति के पुजारी को कहा जाता है देवरी। देवरी क्या है? गौड़ जनजाति के पुजारी हैं। गौड़ जनजाति के बारे में और जानकारी हम देख लेते हैं। गौड़ जनजाति को क्या कहा जाता है? एक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है, जैसे मॉडर्न में हम कहते हैं टैटू। तो गोदना प्रिय जनजाति है। इनका गौड़ जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है? मड़ई। मड़ई उत्सव है। मड़ई त्योहार प्रमुख रूप से मनाते हैं। ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एरिया में, अगर कहा जाए एरिया में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो यही है, गोंड ट्राइब है एरिया में सबसे ज्यादा। और इनकी जो मध्य प्रदेश में पोजीशन है कौन सी है नंबर में, वह सेकंड है। सबसे ज्यादा कौन सी है? भील में है। और गौड़ जनजाति की एक उपजाति होती है अगरिया, जो कि किसकी पूजा करती है? लोहे की पूजा करती है। लोहे से संबंधित कार्य भी इनका होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भागवतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध मारवाड़ी से है? मारवाड़ी का संबंध किससे है? मालवी से है। मालवी ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर, इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है, जैसा आपको पता ही होगा। इसका विकास किससे हुआ है? जो मालवी भाषा है उसका विकास राजस्थानी हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। मालवी भाषा का विकास राजस्थानी हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी के प्रमुख साहित्यकार कौन से हैं? श्रीनिवास जोशी। श्रीनिवास, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, बाल कवि बैरागी, ये सब क्या है? मालवी साहित्यकार है। और मालवी की उपबोलियां कौन सी हैं?
हाड़ौती, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, ये सब मालवी की उपबोलियां हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भीली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था, भीली शब्द का प्रयोग। और भील जनजाति कहाँ पे है? मालवा और निवाड़ में होती है। इनकी उपजनजाति तो हमने बताया ही है। उपजातियां जैसे पटलिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी। इनका प्रमुख उत्सव भील का भगोरिया। प्रमुख देवता कौन है? भीलट देव, बाबा डूंगर है। नृत्य कौन है? एक इनका डांस कौन सा है? नृत्य भगोरिया। भगोरिया नृत्य करते हैं भील जनजाति के लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जनजाति की उपजनजातियां भूमिया और भुइहरा है? भूमिया और भुइहरा किसकी है? भारिया जनजाति की है। और भारिया जनजाति कहाँ पे है? इनका लोकेशन मेनतः पातालकोट। पातालकोट है। ये कुल 12 गांव है। कहाँ पे पड़ता है? छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है पातालकोट। छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। इनकी उपजातियां हैं भूमिया और भुइहरा। और इंपॉर्टेंट, भारिया की विवाह की पद्धति कौन सी है? यहाँ पे लमशेना, भारिया में लमशेना और दूध लौटावा। दूध लौटवा, ये दूध लौटावा ये किसकी है? विवाह की है। किसकी? भारिया की। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? भारिया के प्रमुख देवता बूढ़ा देव और नागदेव। बूढ़ा देव और नागदेव किसके देवता है? भारिया जनजाति के हैं। और इनका नृत्य भी आवश्यक है। भारिया का डांस कौन सा करते हैं? ये भड़म शेतम। भड़म और सेतम। भड़म और सेतम नृत्य इनका है। तो अभी हम भारिया से संबंधित देख रहे थे। भारिया की उप जनजाति कौन सी है? भूमिया और भुइहरा। कहाँ पे भारिया जनजाति है? पातालकोट छिंदवाड़ा में होती है। इनकी विवाह की पद्धति क्या है? लमशेना और दूध लौटावा। इनके देवता कौन है? बूढ़ा देव और नागदेव। ये नृत्य कौन सा करते हैं? भड़म और सेतम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सजनी, सजनी क्या है? गोंड जनजाति में प्रचलित महिला प्रधान नृत्य है। गोंड जनजाति में प्रचलित महिला प्रधान लोक नृत्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर रचना किसकी है? तो हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी है? चंद्रकांत देवताले की है। ये कहाँ के हैं? बैतूल जिले से संबंध है इनका। बैतूल जिले के जौलखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हम देखते हैं। आप देख लीजिए। दीवारों पर खून से, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, हंस रहा है, हंस रहा है, पत्थर की बेंच, पत्थर की बेंच और उजाड़ में संग्रहालय, उजाड़ में संग्रहालय। यह इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो हड्डियों में छिपा ज्वर किसका है? चंद्रकांत देवताले का है। इनका संबंध बैतूल जिले से है। अन्य पुस्तकें इसके दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा, हंस रहा है, पत्थर की बेंच और उजाड़ में संग्रहालय। ये चंद्रकांत देवताले की अन्य पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्मश्री बशीर भद्र को किस रचना के लिए वर्ष 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बशीर भद्र को उनके कविता संग्रह आस के लिए, आस क्या है? कविता संग्रह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ। और इनको 1999 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। किसको? बशीर भद्र को। उनकी पुस्तक आश जो कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा में लिखी? तो केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ इंद्रजीत की प्रेमिका राय प्रवीण की प्रेरणा से लिखी। और केशव दास कहाँ थे? केशव दास ओरछा नरेश, ओरछा नरेश इंद्रजीत, इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, ये राजकवि थे। और इनको क्या कहा जाता है? किस नाम से जाने जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत से, कठिन काव्य के प्रेत से संबंधित है। कौन है? इनको किस नाम से जाना जाता था? कठिन काव्य प्रेत को केशवदास को जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, रसिक प्रिया। और अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? इनकी और पुस्तकें हैं कवि प्रिया, कवि प्रिया। आपको याद रखना है केशवदास जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें विज्ञान, विज्ञान गीता और रामचरित, रामचरित, रत्न बावड़ी, रत्न बावड़ी।
ये केशवदास जी की मुख्य पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, मोतीमाला शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है। तो मोतीमाला शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या है? भीली गुड़िया, चोमल बटुए, थैलिया, मोतीमाला, ये सब क्या है? शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा शिल्प किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। यह कौन सा? बैगा, गुड़ और तथा प्रधान आदि मिट्टी की आकृति बनाते हैं, खिलौने, सजावटी सामान और मूर्ति बनाते हैं टेराकोटा शिल्प से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आल्हा गायन किस ऋतु से संबंधित है? तो आल्हा गायन वर्षा ऋतु से संबंधित है। इसमें सभी पुरुष, आल्हा गायन में सभी पुरुष एकत्र होकर नगड़िया, ये क्या है? नागड़िया, ये वाद्य यंत्र है, के साथ इसका गायन करते हैं। और आल्हा क्या है? वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान गायक। अगला प्रश्न, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। चिमाता, ये जीविका अपना जीविकोपार्जन करते हैं, किससे? चिमाता से। निम्नलिखित में से कौन सी गुड़िया शिल्प कला से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है? रमेश परमार ये गुड़िया शिल्प कला से, बत्तोबाई, शांति परिमार, ये सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनका संबंध क्या है? जैसे रमेश परमार का संबंध कहाँ है? झाबुआ से है। ये सब गुड़िया कलाकार हैं। अगला प्रश्न, काठ का सपना एवं सतह से उठता आदमी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? श्योपुर जिले में हुआ है। इनका जन्म श्योपुर जिले में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं, और इनकी रचनाएं हम देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, अंधेरे अंधेरे में, और इनकी रचनाएं ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, ये सब किसकी रचनाएं हैं? एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती। इनका जन्म कहाँ हुआ? श्योपुर जिले में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लहंगी का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध किससे? सहरिया जनजाति से है लहंगी। और सहरिया जनजाति कहाँ पे होती है? ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इनका विवाह हिंदू प्रथा अनुसार ही हो जाता है। इनके प्रमुख देवता भी हम देख लेते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? तेजा जी, तेजा जी और भैरव देव है। इनका नृत्य, अब हम सहरिया का नृत्य देखते हैं, डांस। सहरिया का डांस एक तो हमने देखा ही है, लहंगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी किससे संबंधित है? यह सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनजातियों तथा उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। छिदवाड़ा में भारिया, झाबुआ में भील, श्योपुर में सहरिया और मंडला बैगा। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 1, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो मुड़िया जनजाति जो है घोड़ों को छूना पाप समझती है। ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा में पाई जाती है मुड़िया जनजाति। और इनका नृत्य याद करना जरूरी है, गौर। इनका नृत्य गौर है। और ये अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए युवा गृह, जैसे युवा गृह होता है, तो माड़िया या मुड़िया जनजाति का युवा गृह को क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं। घोटुल, जहां पे इनके कल्चर से संबंधित नॉलेज दिया जाता है या चीजों को बताई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं। अगला प्रश्न, निमाड़ी बोली को किसने दक्षिणी हिंदी भी कहा है? तो निमाड़ी बोली को दक्षिणी हिंदी कहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। निमाड़ी बोली कहाँ जाती है? खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, यहाँ बोली जाती है। और इसका जो निमाड़ी है, जैसे हमने देखा था मालवा का राजस्थानी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसका किसका? ये भी हुआ है पश्चिमी हिंदी के सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसके प्रमुख साहित्यकार कौन है? राम नारायण उपाध्याय। कौन है? राम नारायण उपाध्याय।
हाँ, 19 सितंबर को निवाड़ी दिवस भी मनाया जाता है। 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस भी मनाया जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरहरी एवं गरोहा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये बघेली भाषा की उपबोलियां हैं। बघेली भाषा कहाँ बोली जाती है? रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया के क्षेत्र में बोली जाती है। और बघेली भाषा का विकास कैसे हुआ है? तो ये अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। अब बघेली साहित्यकार कौन है? श्रीनिवास शुक्ल हैं, याद भी रखना है आपको। श्रीनिवास शुक्ल ये प्रमुख बघेली साहित्यकार हैं। तिरहरी और गरोहा किस बोली की उपबोलियां है? बघेली उपबोली है, जो कि रीवा, सतना, शहडोल में बोली जाती है। इसका विकास कैसा हुआ है? अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास। बघेली साहित्यकार कौन है? श्रीनिवास शुक्ल, प्रमुख साहित्यकार श्रीनिवास शुक्ल प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने ही बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में किस बोली का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है? तो बुंदेली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है। ये कहाँ बोली जाती है? टीकम, दमोह, पन्ना, छतरपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका नामकरण, बुंदेली का नामकरण भी किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन में ही बुंदेली का नामकरण किया हुआ है। और हमने देखा था निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी भी कौन कह रहा था? निमाड़ी को दक्षिणी हिंदी किसने कहा था? ये भी प्रश्न पूछा था अभी पहले, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने ही कहा था। और बुंदेली का नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही रखा था। अगला प्रश्न, बैगा जनजाति की उपजातियां कौन सी हैं? तो ये नाहर। बैगा जनजाति की उपजातियां कौन सी है? तो नाहर। बैगा की उपजातियां और हम देख लेते हैं। बैगा की जनजातियां उपजातियां तो इसमें से है नरोतिया, नरोतिया, बिझावर, रायमैना और कठमैना। नरोतिया, बिझावर, रायमैना और कठमैना ये किसकी है? बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती किस कवि की संकल्पना मूर्त का रूप है? यह गिरजा कुमार माथुर जी का संकल्पना का मूर्त है। गिरजा कुमार माथुर जी ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे तथा दूरदर्शन हिंदी के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न, भवभूति द्वारा रचित महावीर चरित में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। भवभूति का को हम क्या बोलते हैं? इनका जो नाम है, इनका ओरिजिनल नाम श्रीकंठ है। इनको क्या कहा जाता है? भारती मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। भवभूति जी भारती मिल्टन के नाम से यह प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचना है इनकी मालती माधव प्लस उत्तर रामचरित। ये किसकी पुस्तक है? ये भवभूति जी की पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के संबंध में बासी क्या है? तो ये बासी, सुबह के भोजन को ये बासी कहते हैं। ये क्या है? भोजन का प्रकार है। दोपहर को भोजन को ये क्या बोलते हैं? दोपहर का भोजन क्या होता है? पेज। और रात्रि का भोजन बियरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमृतलाल बेगड़ की रचना नहीं है? तो अमृतलाल बेगड़ की रचना नर्मदा समग्र नहीं है। यह किसकी? नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे की है। अनिल माधव दवे की है नर्मदा समग्र। ये 2009 में प्रकाशित हुई थी। अब बाकी सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और एक और है महत्वपूर्ण, तीरे 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 नर्मदा। ये किसकी पुस्तक है? अमृतलाल बेगड़ की पुस्तक है। अगला प्रश्न, हम बिस्पाई जन्म के किसकी रचना है? तो हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। इनका जन्म 1897 में हुआ था। कहां पे हुआ था? शाजापुर में हुआ था इनका जन्म। बालकृष्ण शर्मा ये लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इनकी प्रमुख रचना, इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचना है कुमकुम।
कुमकुम रश्मि रेखा, कुमकुम रश्मि रेखा, अपलक, अपलक और उर्मिला इनकी प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलगी तुर्रा लोक ज्ञान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो कलगी तुर्रा कहाँ पे गाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ये कैसी है? कलगी तुर्रा जो है ये प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव लोक गायन शैली है। इसमें लकड़ी के तारों से निर्मित वाद्य यंत्र जैसे चंग कहा जाता है कि थाप पर शिव की आराधना गाया जाता है। इसके प्रमुख उस्ताद कौन है? कलगी तुर्रा के उस्ताद हैं सुमेर सिंह मनसाराम। अगला प्रश्न देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुंदेलखंडी लोकगीत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा एक बुंदेलखंडी गीत है। बाकी पांडवानी, बास गीत और बरसाती वार्ता ये सारे कौन से हैं? ये बघेलखंड के लोकगीत हैं। पांडवानी, बास और बरसाती वार्ता ये बघेलखंड के लोकगीत हैं। और बुंदेलखंड का लोकगीत कौन है? जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा ये बुंदेलखंडी लोकगीत है। ये कब गाया जाता है जगदेव का पुवारा? ये चैत्र और अश्विन माह में गाया जाता है। चैत्र और आश्विन माह में गाया जाने वाला एक भजन शैली का लोकगीत है। ये भजन शैली का लोकगीत है। इसमें देवी की स्तुति की जाती है। जगदेव की पुवारा में क्या की जाती है? देवी की स्तुति की जाती है। पडवानी बास और बरसाती वार्ता ये कौन से हैं? बघेलखंड के बघेली लोकगीत हैं। इसके अलावा और कौन से हैं? जैसे इसमें बांस हो गया, पडवानी हो गया, बरसाती, ये सब बघेलखंड के हैं। और जगदेव का पुवारा कहाँ का है? बुंदेलखंड के लोकगीत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की राशि कितनी है? तो 5 लाख। ये अप्रैल 2022 के बाद इसकी राशि कितनी हो गई है? 5 लाख हो गई है। और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के बारे में कुछ देख लेते हैं। यह सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? 5 क्षेत्र हम देख लेते हैं। इससे संबंधित 5 क्षेत्र हैं। शास्त्रीय एक हो गया, शास्त्रीय संगीत, जिसमें 2021 में शास्त्रीय संगीत के लिए किसको दिया गया है? बुद्धदित्य मुखर्जी को दिया गया है। किसके लिए? सितार वादन के लिए दिया गया है। ठीक है, सितार वादन के लिए बुद्धदित्य बनर्जी को 2021 का दिया गया है। और शास्त्रीय संगीत हो गया। फिर नेक्स्ट शास्त्रीय मींस क्लासिकल, शास्त्रीय नृत्य, डांस के लिए किसे दिया गया है? पुरु दधीची को दिया गया है। पुरु दधीची को दिया गया है। एक कथक नृत्यांगना है। अगला शास्त्रीय संगीत मैंने बताया, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच के लिए किसे दिया गया है? ये वासुदेव कामत को दिया गया है। वासुदेव कामत को दिया गया है। किसके लिए? चित्रकला के लिए दिया गया है। 3 हो गया। चौथा रूपांकर कला, इसके लिए राजीव वर्मा को दिया गया है। रंगकर्मी है। संस्कृत साहित्य। इस तरह से हम कालिदास सम्मान के बारे में देख रहे हैं। कालिदास सम्मान की राशि 5 लाख रुपए है। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 2021 में किसे दिया गया यह देख लेते हैं। इसके साथ साथ 2022 में कालिदास और तानसेन दोनों की राशि 5 लाख कर दी गई है। सम्मान राशि कालिदास और तानसेन दोनों की राशि 5 लाख कर दी गई है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हरदौल की मनौती किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये बुंदेल और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा DANC। अगला प्रश्न, बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरहा गायन बघेलखंड से है। बघेलखंड हम पहले भी देख चुके हैं। बिरहा गायन बघेलखंड से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है। प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला गीत है। यह दीपावली के समय गाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों इनमें भाग लेते हैं। और इसके साथ साथ बघेलखंड के और कुछ लोकगीत को देख लेते हैं। जैसे पहले भी देखा था, बस देवा, हर बोले, पड़वानी, देवारी, आगे और देखते हैं, पड़वानी, देवारी और विदेशिया। ये सब क्या है? ये बघेलखंड की गायन शैली है। बघेलखंड की गायन शैली है। कौन कौन सी? बिरहा, बसदेवा, हरबोले, पड़वानी, देवारी, विदेशिया, ये बघेलखंड के गायन शैली है। इनको आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, बघेलखंड के प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो पुरुषों की होती है। मुख्य भागीदारी जो हम भाग गायन होता है पुरुषों में होती है। इसमें नगाड़ों के ताल पर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और फाग गायन में अनेक मंडलियां हैं, बघेलखंड में देखी जाती हैं। तो बघेलखंड में फाग गायन पुरुष प्रधान होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बांस
लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? अभी हमने बताया बांस, बांस बांस पाडवानी, ये किस क्षेत्र का है? ये बघेलखंड का है, बघेलखंड का है बांस। ये कौन सी है? उच्च स्वर में कथात्मक गायन शैली है जिसमें एक कोई स्टोरी बताया जाता है। इसमें रागी और वादक प्रमुख होते हैं, किसमें? बांस लोकगीत में। बांस हमने अभी आपको बताया था, बांस पांडवानी ये सब कहाँ के हैं? बघेलखंड की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बघेलखंड का लोकगीत घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है? तो घोटुल पाटा मृत्यु के समय गाया जाता है, मृत्यु के समय गाया जाता है। कौन? गोंड और मुड़िया जनजाति द्वारा। कौन गाता है इसको? गोंड और मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसमें आत्म शांति के उद्देश्य से गाया जाता है। इसमें मुख्यतः राजा जोलांग की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्यों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बुजुर्ग व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं घोटुल गीत में, घोटुल पाटा गीत में। बघेलखंड में गाया जाता है मृत्यु के समय गोंड और मुड़िया जनजाति के द्वारा, बुजुर्गों गोंड और मुड़िया जनजाति के बुजुर्गों के द्वारा ये गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? फुरहरी किसकी नृत्य की है? तो फुरहरी केहरा नृत्य की है, केहरा नृत्य की है। जहां यहाँ क्या स्त्रियां गोल घेरे में एक दूसरे को हाथ देकर चक्री लगाती हैं, उसको फुरहरी बोलते हैं। एक किस नृत्य का पार्ट है? केहरा नृत्य का पार्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कलियानाग प्रसंग का प्रदर्शन किस लोक नाट्य में होता है? कलियानाग किस में होता है? तो कलियानाट होता है रास, रास ये राधा कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों का रास नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जैसे कालिया नाग हो गया और गेंद लीला हो गया, वैद्य लीला हो गया, जैसे वैद्य लीला, गेंद लीला, कालिया नाग, आज ये सब किसके हैं? रास के भाग होते हैं। ये कहाँ पे रास कहाँ पे है? हमने देखा था ये बुंदेलखंड का है, लोक नाट्य रास कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, उसी का भाग है कलिया नाग प्रसंग। और बुंदेल कहाँ का है? बुंदेलखंड का लिख देते हैं। और बुंदेलखंड के रास के साथ और आप देख लीजिए, एक रास लीला, रास या लीला, और कौन सा नाट्य है? लकड़बग्गा, लकड़बग्गा ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड का लोक नाट्य कौन सा है? स्वांग, स्वांग, लकड़बग्गा और रासलीला, ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निमाड़ का भी आप इसी में देख लीजिए। निमाड़ का लोक नाट्य कौन है? गम्बत, गम्बत, गम्बत कहाँ का है? निमाड़ का लोक नाट्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो रीना बैगा जनजाति का है। इसमें ऑप्शन में बैगा नहीं दिया हुआ है, पर इसका सही जवाब है, जो मैं कई जगह देखा तो इसमें जो ऑथेंटिक सोर्स है उसमें बैगा जनजाति, अगर केवल रीना नृत्य पूछा जा रहा है तो बैगा जनजाति का है। और अगर सैला रीना, सैल रीना या सैला रीना पूछा जा रहा है तो किससे संबंधित है? वो गोंड जनजाति का नृत्य है। पर अगर केवल रीना नृत्य दिया है तो ये बैगा जनजाति से होगा, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे अगर आप शैल रीना कर लेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गोंड। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की एक भित्ति चित्रकला है? मध्य प्रदेश की भित्ति चित्रकला कौन सी है? तो दिवासा, दिवासा जो है ये भित्ति चित्रकला है। कहाँ, किस क्षेत्र में ये होता है? मालवा क्षेत्र में की ये भित्ति चित्रकला है। इसमें युवतियों द्वारा श्राद्ध पक्ष में अंकित की जाती है दिवासा, ठीक है। और थापा, थापा कहाँ की है? थापा निमाड़ की है। ये भी इसमें क्या किया जाता है? गेरू रंग से दीवार के हाथ का छाप लगाया जाता है। और कौन सी है? एक हम देखते हैं तिलंगा, तिलंगा कहाँ की है? बघेलखंड की है। इसमें क्या हो जाता है? तिल का तेल और कोयला मिला के ये भी दीवारों पर चित्र बनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक लोक चित्रकला है? तो लोक चित्रकला कौन सी है? थापा है, जो निमाड़ क्षेत्र में होता है। मैंने इसका भी डिस्कशन किया, निमाड़ क्षेत्र में होता है थापा। ये एक शिल्प कला है। इसमें मटकी प्रदेश का एक नृत्य भी इसको कहते हैं हम। मटकी क्या है? मटकी प्रदेश का एक नृत्य है। और अखाड़ा क्या है? अखाड़ा उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। इस तरह से लोक चित्रकला का सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा थापा। अगला प्रश्न, छला उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? छला उत्सव अविवाहित पुरुष के द्वारा। छला कौन है दोस्तों? अविवाहित पुरुष। तो छला उत्सव कौन मनाएगा? अविवाहित पुरुष के द्वारा मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कंघी कला का आविष्कार जनजाति मानी जाती है। तो कंघी कला का आविष्कार किसने किया? बंजारा जाति के द्वारा मानी जाती है। मालवा में कंघी बनाने का कार्य उज्जैन, रतलाम, नीमच में होता है। तो कंघी कला का आविष्कारक बंजारा जनजाति के लोग हैं। ये सौंदर्यता के लिए जाने जाते हैं। सौंदर्यता का मतलब ये श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं, श्रृंगार प्रधान जनजाति है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? तो बत्तीसी बावड़ी अशोकनगर के चंदेरी की सबसे बड़ी बावड़ी है, तो सही आंसर हो जाएगा अशोकनगर। इतिहासकारों को माने तो इसमें जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक इस बावड़ी में पानी रहेगा, और ये हमेशा जो बत्तीसी बावड़ी है उसका जल स्तर एक समान रहता है, एक समान जल स्तर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कुदनी मार्बल पहाड़ स्थित है? तो बंदर कुदनी मार्बल पहाड़ कहाँ पे स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को और क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है, सांस्कृतिक राजधानी भी जबलपुर को बोलते हैं। और जबलपुर में क्या है? जबलपुर में हम देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात, गीता धाम भी है यहाँ पे, भेड़ा घाट, मुड़िया घाट, तिलभदेश्वर मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सब कहाँ पे मिलता है? ये सब हमको जबलपुर में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्व स्थल कायथा नगर के समीप स्थित है, तो कायथा कहाँ पे है? कायथा उज्जैन के पास है, उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर मीटर दूरी के कहाँ पे, ये भी याद रखना है, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। ये कौन सी कायथा किसके लिए है? ये कैल्कोलिथिक पीरियड का अवशेष है, मीन्स ये ताम्र पाषाण और युगीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। 1864 में इसकी खोज हुई थी कायता की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का द्वार ना तो खंडवा, रीवा, अलीराजपुर, इसमें से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आसीरगढ़ का किला जो कहाँ पे है? बुरहानपुर में है, उसको दक्षिण भारत का द्वार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवाकुंड कहाँ है? मांडू में स्थित है। रेवाकुंड कहाँ है? मांडू में स्थित है। ये रेवाकुंड क्या है? एक तरह से कृत्रिम झील है जिसे बाज बहादुर ने रानी रूपमती के मंडप में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। इसकी रेवाकुंड जो है नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है रेवाकुंड? मांडू में है, जिसे बाज बहादुर ने बनाया था रानी रूपमती के लिए। ये क्या है? कृत्रिम झील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो इसमें से जैन तीर्थ स्थल नहीं है सांची, क्योंकि सांची बौद्ध तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल है मुक्तागिरी। कहाँ पे है? मुक्तागिरी हमको बैतूल में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सोनागिरी कहाँ पे है? सोनागिरी हमको दतिया में देखने को मिल जाता है। कुंडल वन कहाँ है? तो कुंडल वन हमको मिल जाता है दमोह में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा और हम देखते हैं जैन तीर्थ स्थल, तो जैन का और तीर्थ स्थल कहाँ पे मुझे मिल जाएगा? गोमटगिरी कहाँ है? ये इंदौर में है। और पुष्पगिरी कहाँ पे है? पुष्पगिरी ये है सोनकच्छ में है, सोनकच्छ में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? तो बुंदेला की छतरी सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, ओरछा में स्थित है। ओरछा बुंदेलों की राजधानी रही है। ओरछा किस नदी के तट पर है? ये भी जानना जरूरी है। बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इनको बुंदेल शासक रुद्र प्रताप ने इसकी 16वीं सदी में रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ बुंदेला वंश की कई छतरियां देखने को, प्रसिद्ध छतरियां जो है देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? तो आलमगीर का दरवाजा ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। दोस्तों ग्वालियर दुर्ग में टोटल कितने? 5 दरवाजा हैं। 5 दरवाजा हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आलमगीर का दरवाजा, ठीक है। दूसरा कौन है? गुजरी महल का दरवाजा है। तीसरा कौन है? हाथी फोड़ दरवाजा, तीसरे को बोलते हैं हाथी फोड़ दरवाजा। और कौन सा दरवाजा है? चौथा है हिंडोला दरवाजा। और 5वां दरवाजा कौन सा है? 5वां है चतुर्भुज दरवाजा। इस तरह से हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार आलमगीर का दरवाजा कहाँ? ग्वालियर दुर्ग में देखने को मिलेगा हमें। तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से जाना जाता है? तो त्रिपुरी नगर था, उसको तेवर नाम से जाना जाता है, जो जबलपुर से 7 मील दूर पर स्थित है। यह कलचुरी और चेदी वंश की राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। त्रिपुरी की राजधानी कौन था बनाया था? कलचुरी और चेदी वंश के शासकों में बनाया था। तो तेवर ग्राम वर्तमान में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स पोर्थिस ने की थी? तो जेम्स पोर्थिस मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, बताओ दोस्तों कौन सा है? वह है पचमढ़ी। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स पोर्थिस ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ननकुसिया श्याम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है चित्रकला। ये जनगण श्याम की पत्नी है। ननकुसिया श्याम चित्रकला से संबंधित है। इनको हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन गुफाओं में बौद्ध चित्त के प्राण कही जाती है? तो बौद्ध चित्त के प्राण किसे कहते हैं? ये बाघ की गुफाओं को कहते हैं।
इसमें बौद्ध चित्र को प्राण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अजंता और एलोरा की तर्ज पर कई चित्रात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है, रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है, जैसे रंगमहल भी इसमें स्थित है। तो बौद्ध चित्र के प्राण बाघ की गुफाएं। अगला प्रश्न, इसको हमको सूची को सुमेलित करना है, पुरावशेष और स्थल। भव्य प्रवेश द्वार कहाँ पे है? सांची में है। वराह अवतार की विष्णु प्रतिमा कहाँ है? उदयगिरी में है। वाराह प्रतिमा कहाँ पे है? एरण में है। हिलोडोरस का स्तंभ बेशनगर। तो 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस नृत्य को साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं? तो साजन सजनी नृत्य कमाली कमाली या केमाली नृत्य को कहते हैं। ये केमाली नृत्य कहाँ से संबंधित है? अभी आपको बताया, बघेलखंड से संबंधित है। साजन सजनी नृत्य कहते हैं। यह कहाँ पे होता है? विवाह के अवसर पे होता है। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होता है। अगला प्रश्न, ठाकुर भवानी सिंह, गुलाब राय कामदार, शलूक राय कामदार एवं मोहन सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये भक्तावर सिंह के सहयोगी थे। भक्तावर सिंह अमझेरा के राजा थे, इनके सहयोगी थे। इनको 27 सितंबर 1857 को फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जमुना देवी के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो कुछ ही विधानसभा से विधायक रही, बिल्कुल सही। झाबुआ रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य रही, बिल्कुल सही। कभी भी राज्यसभा सदस्य नहीं रही, बिल्कुल गलत, ये गलत है। तो सत्य नहीं है पूछा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या रही है 78 से 81 तक, 1978 से 81 तक ये राज्यसभा सदस्य रही हैं। उसके बाद ये पहले लोकसभा सदस्य रही, बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनी गई, ये भी सही है। और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, पहली महिला डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धनैया बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो धनैया बाई का संबंध चित्रकला से है। धनैया बाई कब? चित्रकला से है। डिंडोरी गांव के पाटनगढ़ गांव में हुई थी। एक गौड़ चित्रकार हैं। कौन सी चित्रकला से संबंधित है? गौड़ चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न, पद्मनाथ भट्टाचार्य नामक विद्वान किस गौड़ शासक के दरबार में थे? तो रानी दुर्गावती के दरबार में थे। पद्मनाथ भट्टाचार्य किसके दरबार में थे? रानी दुर्गावती के दरबार में थे। अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना किसने की है? रस रत्नमाला की रचना संग्राम शाह ने की है। ये हिंदू दर्शन विद्या और संस्कृत के तत्कालीन गढ़ मिथिला से भी ये विद्वान आमंत्रित किए हुए थे। इन्होंने संग्राम शाही, विवेक दीपिका, दिव्य निर्णय नामक 2 निबंध लिखे हैं। तो रस रत्नमाला किसकी रचना है? संग्राम शाह की रचना है। अगला प्रश्न, टांट्या भील की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टांट्या भील की समाधि कहाँ है? इंदौर जिले में स्थित है। इनको 4 दिसंबर 1889 में जबलपुर में इनको फांसी दी गई थी। जबलपुर में फांसी दी गई। इसके बाद इनके शव को पाताल पानी इंदौर में फेंक दिया गया था। इसीलिए इनका जो समाधि स्थल है पाताल पानी इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न, द डॉटेड लाइन्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह भूरीबाई की आत्मकथा है, जो कि देवयानी मुखर्जी के साथ मिलकर लिखकर लिखी गई है। अगला प्रश्न, पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? पांडव गुफाएं होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ? होशंगाबाद के कहाँ पे स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। महाभारत काल की मानी जाती है 5 गुफाएं। पांडव की गुफाएं 5 गुफाएं हैं, महाभारत काल से संबंधित है, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, जनगढ़ सिंह श्याम के संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने संसद भवन की इंटीरियर पर चित्र किए। संसद भवन नहीं, जो विधानसभा भवन है वहां पे इनकी विधानसभा भवन में इनकी इंटीरियर पर चित्रकारी इन्होंने की है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ऑलरेडी गलत। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान इनको मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल सही मिला हुआ। राज्यसभा के सांसद भी चुनेंगे नहीं, राजनीति में सक्रिय उतने नहीं रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान मिला। संसद भवन नहीं, इन्होंने विधानसभा के इंटीरियर पर चित्र उकेरे हैं। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 2। अगला प्रश्न, भील जनजाति किस अवसर पर हीड़ गायन करती है? हीड़ गायन करती है। तो भील जनजाति गोवर्धन पूजा जो दीपावली के अगले दिन होती है, उसमें ये गोबर से गोवर्धन बनाकर समीप दीप प्रज्वलित करते हैं और हीड़ गायन करते हैं। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना किस वर्ष से हुई? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना 1887-88 में हुई है, 1987-88 में हुई है। यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले शमशेर बहादुर को दिया गया 87-88 में। अगला प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न होगा, सूर्य प्रकाश की रचना
मुंशी अजमेरी ने की थी। ईश्वरी नहीं, ईश्वरी प्रकाश के रचयिता मुंशी अजमेरी ने नहीं किया था, गौरी शंकर द्विवेदी ने किया था। गौरी शंकर द्विवेदी ने किया था। और ईश्वरी की फागे गौरी शंकर नहीं, ये फिर गलत। ईश्वरी की फागे किसने लिखा था? कृष्णानंद द्वारा लिखा गया था। इनको बोलते पंडित कृष्णानंद द्वारा लिखा गया था। नंद द्वारा लिखा गया था। ईश्वरी सत्सई नामक किसने लिखा था? लोकेन सिंह ने लिखा था। ये सही है। तो प्रश्न असंगत, असंगत पहला और दूसरा हमने देखा कि ईश्वरी प्रकाश गौरी शंकर द्विवेदी, ईश्वरी की फागे पंडित कृष्णानंद, ईश्वरी सत्सई लोकेन सिंह के द्वारा लिखी गई। इस तरह से दोस्तों हम दूसरे टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और हमने देखा कि हम सारे क्वेश्चन की डिटेल्ड एनालिसिस किए हैं, जिससे आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होगा। सो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी आपकी रिकमेंडेशन हो जो मेरे लिए, तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से दीजिए। थैंक यू सो मच।